चलिए सर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर IAS 33 अर्निंग पर शेयर का स्टैंडर्ड हमने स्टार्ट किया था अपनी लास्ट क्लास में। थोड़ा सा कोई रिकैप करते हैं, रिवीजन करते हैं कि IAS 33 अर्निंग पर शेयर के स्टैंडर्ड में हमने क्या बातें पिछली क्लास में कवर की थी और फिर हम आज के एजेंडा को लेकर आगे चलते हैं। सर सबसे पहले IAS 33 अर्निंग पर शेयर इस स्टैंडर्ड के नाम से, स्टैंडर्ड के टाइटल से हमें ये बात पता चलती है कि ये स्टैंडर्ड एक कंपनी के शेयर होल्डर को ये बताएगी कि हर एक शेयर के बदले वो कितना कमा रहा है, कि हर एक शेयर होल्डर कंपनी के एक शेयर के अगेंस्ट कितनी इनकम या कितना लॉस घर लेके जा रहा है। अल्टीमेटली ये इंफॉर्मेशन इस स्टैंडर्ड से एक्सट्रैक्ट की जा रही होगी। अब अर्निंग पर शेयर IAS 33 की क्या रेलेवेंस है, इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इससे पर्पस अचीव किया जाता है, कैसे इससे पर्पस अचीव किया जा रहा है, ये सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन थोड़ा लेटेस्ट स्टेज पे पहले मुझे थोड़ा सा ये तो समझ आ जाए अपनी 2-4 क्लासेस में कि आखिर ये अर्निंग पर शेयर है क्या, कैलकुलेट कैसे होता है, फिर हम इसकी यूटिलिटी और इंपॉर्टेंस की बात भी करेंगे। और एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर। भाई इन्वेस्टर डिफरेंट कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखता है या कंपेयर करता है, क्यों? ताकि वो डिसाइड करे कि आदर उसने इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी, आदर उसने किसी कंपनी का शेयर बाय करना है या नहीं करना। तो इस वजह से इस स्टैंडर्ड की रेलेवेंस तो वैसे ही बढ़ जाती है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड शेयर होल्डर को ये बताएगा कि ये कंपनी एक शेयर होल्डर को कितना कमा के दे रही है। लेकिन इसकी यूटिलिटी पे, इसकी इंपॉर्टेंस पे हम लेटर स्टेज में डिस्कशन करेंगे। सर दो तरह की ईपीएस है जो कि यहाँ पे कैलकुलेट करवाए जा रहे होंगे। नंबर 1 इज बेसिक ईपीएस, नंबर 2 इज डायल्यूटेड ईपीएस। बेसिक ईपीएस सर आपकी कंपनी का ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, आपकी कंपनी का ऑर्डिनरी शेयर होल्डर हर शेयर के बदले कितना कमा रहा है, हर शेयर के बदले कितना कमा रहा है, ये नंबर आपका बेसिक ईपीएस का नंबर था। इसका बड़ा आसान सा फॉर्मूला था, इसका बड़ा आसान सा फॉर्मूला हमने देखा था, दैट इज प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। प्रॉफिट और लॉस एट्रिब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, कि कंपनी के प्रॉफिट्स का वो हिस्सा जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के जेब में जाना है। इससे आप डिवाइड कर दोगे, among the number of shareholders among the weighted average number of ordinary shares, तो आपके पास सिंपली बेसिक ईपीएस का नंबर आ जाएगा। अब मैंने थोड़ी इसके बैकग्राउंड में डिस्कशन की थी कि भाई अगर एक कंपनी है, एक कंपनी को अपने बिजनेस ऑपरेशंस को रन करने के लिए, कंपनी को अपने लिए कोई फिक्स एसेट बाय करने के लिए, कंपनी को अपने लिए प्लांट एंड मशीनरी को बाय करने के लिए डिफरेंट तरह की नीड्स के हिसाब से कंपनी को फंड्स रिक्वायर्ड है, पैसा रिक्वायर्ड है। तो कंपनी फंड्स के लिए, पैसों के लिए दो लोगों की तरफ भी देखती है, या तो वो अपने इक्विटी होल्डर से पैसा मांग सकती है, या तो वो अपने लेंडर से पैसा मांग सकती है। या तो वो इक्विटी होल्डर्स यानी कि शेयर होल्डर से पैसा मांग सकती है, या वो अपने लेंडर से पैसा मांग रही होती। अगर एक कंपनी अपने लेंडर से पैसा मांग रही है तो ये पैसा, ये आने वाला पैसा कंपनी की उधारी है, यानी कि ये पैसा आप कंपनी की बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करते हो। और आप अपने लेंडर्स के पैसों पे जो रिटर्न देते हो, भाई अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं और मैं किसी को लोन दे रहा हूं तो इस लोन के बदले में कोई ना कोई रिटर्न तो एक्सपेक्ट करूंगा ना। यानी कि अगर एक कंपनी भी किसी लेंडर से पैसा ले रही है, एज अ लायबिलिटी पैसा ले रही है, तो आप इस लेंडर को जो रिटर्न देते हो, दिस इज योर इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट आपके पास आपके प्रॉफिट एंड लॉस में एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहा होता है। लेकिन अगर एक कंपनी किसी इक्विटी होल्डर से पैसा मांग रही है, अगर एक कंपनी में मैं आप इक्विटी इंजेक्ट कर रहा हूं, मैं उस कंपनी का शेयर कैपिटल बाय कर रहा हूं, तो भी मुझे बदले में कोई ना कोई रिटर्न जरूर चाहिए। तो भी मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मैं कंपनी से कुछ कमाऊं। भाई अगर मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहा हूं तो मैं किसी कुछ कमाने के लिए खरीद रहा हूं ना। यहां भी शेयर होल्डर को भी, इक्विटी होल्डर को भी रिटर्न दिया जा रहा होगा, लेकिन इस रिटर्न को हम इंटरेस्ट या एक्सपेंस नहीं कह रहे होंगे, इस रिटर्न को हम डिविडेंड और अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कह रहे होंगे। और ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं नजर नहीं आ रहा होता, ये आपके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नंबर के बाद डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता। यानी कंपनी का जब हम पीएनएल बनाते हैं तो कंपनी के पीएनएल में सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेलिंग एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, अदर इनकम, ये सारी चीजें आती हैं। लेंडर्स को जो रिटर्न दिया जाता है वो इंटरेस्ट एक्सपेंस या फाइनेंस कॉस्ट के नाम से आ रहा होता है, और फिर आपके पास कैलकुलेट होता है पीबीटी का नंबर। पीबीटी के बाद आपने टैक्स माइनस किया, फिर आपके पास आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बेसिकली वो पैसा है जो कंपनी के इक्विटी होल्डर्स, शेयर होल्डर्स की इनकम है। क्या ये समझ आता है मैं यहाँ पे? फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का आपने नंबर कैलकुलेट किया जो कि इक्विटी होल्डर, शेयर होल्डर का पैसा है। लेकिन जरूरी नहीं है कि कंपनी में शेयर होल्डर सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर ही हो। कंपनी के शेयर होल्डर या तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होंगे या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर होंगे। अब अगर आपके पास कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं तो आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के नंबर से
प्रेफरेंस शेयर होल्डर का हिस्सा पहले अलग करना है, फिर जो रह जाएगा वो आपका ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के हिस्से में, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की जेब में जाना है, और उस ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के प्रॉफिट को आप डिवाइड कर दोगे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, तो आपके पास सिंपली बेसिक ईपीएस का नंबर कैलकुलेट हो रहा होगा। क्या ये बातें समझ आती है हमें? फिर हमने प्रेफरेंस शेयर्स की क्लासिफिकेशन और टाइप्स पे बात की थी। मल्टीपल तरह से हम प्रेफरेंस शेयर्स को क्लासिफाई कर रहे थे। सर पहली क्लासिफिकेशन थी रिडीमेबल या इरिडीमेबल। रिडीमेबल या इरिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब है कि वो प्रेफरेंस शेयर्स जिसकी कोई फिक्स मैच्योरिटी डेट है, यानी कभी ना कभी आपको इनको पैसा वापस करना है। अगर प्रेफरेंस शेयर्स की कोई फिक्स मैच्योरिटी डेट है, प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल नेचर का है, रिपेबल नेचर का है, तो इस एज गुड एज की आपकी लायबिलिटी है, इस एज गुड एज की आपकी लायबिलिटी है, और इसको जो रिटर्न दोगे वो आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस कंसीडर किया जाएगा। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर्स इरिडीमेबल नेचर का, लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर्स इरिडीमेबल नेचर का है, तो सर ये प्रेफरेंस शेयर्स आपके लिए इक्विटी है, और इनको जो रिटर्न दिया जा रहा होगा ये आपका डिविडेंड कंसीडर किया जाएगा। सर अगर हमें एग्जामिनर बताए ही ना कि ये रिडीमेबल है, तो हमारी असम्पशन क्या होगी? ये इरिडीमेबल है। और ईपीएस की कैलकुलेशन में अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो तो हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से उसका इंटरेस्ट माइनस नहीं करेंगे। अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का नंबर जो आपको दिया हुआ है ना, उसमें ऑलरेडी इंटरेस्ट माइनस हुआ हुआ है, आपको मजीद माइनस नहीं करना। लेकिन अगर इरिडीमेबल नेचर का प्रेफरेंस शेयर्स है, लेकिन अगर इरिडीमेबल प्रेफरेंस नेचर का प्रेफरेंस शेयर्स है, तो इसका डिविडेंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में माइनस नहीं हुआ हुआ, आप खुद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से इसका डिविडेंड माइनस करोगे तो आपके पास ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का हिस्सा कैलकुलेट हो रहा होगा। यहाँ कुछ लोगों के चेहरों से लग रहा है जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, तो वो वही होंगे जिन्होंने पहली वाली क्लास नहीं ली हुई। तो लाजमी आपने ये काम जरूर करना है कि नेक्स्ट क्लास से पहले जो पहला लेक्चर आपने मिस किया है उसको अटेंड करके आइएगा, वरना इसी तरह बोंगो की तरह बैठे होंगे। तुम दोनों की पहली क्लास है, सबसे लास्ट में भी देखिए कितने आसानी से पता चल जाता है। इसके बाद सर प्रेफरेंस शेयर्स की दूसरी क्लासिफिकेशन क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव। प्रेफरेंस शेयर्स की दूसरी क्लासिफिकेशन क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव। सर दोनों में क्या फर्क था? सर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है कि हर साल उनकी डिविडेंड की एंटाइटलमेंट कंफर्म्ड है, चाहे कंपनी डिक्लेयर करे ना करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी डिविडेंड की एंटाइटलमेंट फॉर श्योर है। और नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है सर? उनकी एंटाइटलमेंट डिविडेंड की सिर्फ उस वक्त होगी जब कंपनी डिक्लेयर करेगी, उनकी डिविडेंड की एंटाइटलमेंट सिर्फ उस वक्त होगी जब कंपनी डिक्लेयर कर रही होगी। सर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की कैलकुलेशन में हम क्यूमुलेटिव शेयर होल्डर का डिविडेंड, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड हमेशा ही माइनस करेंगे क्योंकि उनको हर साल देना ही देना है। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड सिर्फ उस वक्त माइनस करेंगे जब वो डिक्लेयर हो रहा होगा। और अगर मेरा एग्जामिनर मुझे ना बताए कि आधा तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव है या नॉन क्यूमुलेटिव, तो फिर हम क्या करेंगे? सर हम हमेशा अज्यूम करेंगे कि ये क्यूमुलेटिव इन नेचर है। क्या ये बात याद है हमें? फिर आपने थोड़ी डिस्कशन इसके बाद ये की थी कि हम वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर तो कंपनी के साल के शुरू में जितने शेयर्स हैं साल के आखिर में भी उतने ही शेयर्स हैं, तो फिर तो आपको कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कोई नए शेयर्स इश्यू किए हो, कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कोई शेयर्स बायबैक किए हो, तो फिर इस केस में आपको एक वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स का नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मंथ्स, प्रोपोर्शन। आप टाइम प्रोपोर्शनेट की बेसिस पे अपने पास एक वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर रहे होंगे। कुछ सवाल हमने यहां तक जितने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, रिकैप किए, उनके ऊपर कुछ सवाल हमने देखे थे। एक और सवाल देखते हैं, फिर मैं एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूं। हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व नहीं किया था ना लास्ट क्लास में? हाँ सारे हैंडआउट रखे हैं, खत्म हो गया? दोनों के पास हैंडआउट नहीं है? कुछ हैंडआउट पीछे पास कर देते हैं ताकि एटलीस्ट 2 लोगों के पास एक हैंडआउट तो। और अगर आप लोग F1 के व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं तो मेरे ख्याल में ग्रुप पे भी शेयर किया था मैंने। एटलीस्ट 2 लोगों के पास हैंडआउट हो, फिक्र ना करें, आप लोगों को हैंडआउट नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। सर क्वेश्चन नंबर 8 रीड करता हूं आपके IAS 16 के प्रैक्टिस क्वेश्चन का।
कहता है the following information is provided for an entity. हमारे पास सबसे पहले आ रहा है 1 जून 2001 पे बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। कंपनी ने 2 मिलियन शेयर्स इश्यू किए हुए, 300 ट्रेजरी शेयर्स हैं और 1700 आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं। अब ये ट्रेजरी शेयर्स क्या होता है सर? ट्रेजरी शेयर्स का मतलब है कि वो शेयर्स जो कंपनी ने बायबैक कर लिए और अपने पास रखे हैं। भाई फॉर एग्जांपल मैंने आज एक कंपनी बनाई IQ लिमिटेड के नाम से, मुझे लग रहा है कि यार ये IQ लिमिटेड की कंपनी को बनाने के लिए, उसको ऑपरेट करने के लिए, इसमें एसेट्स वगैरह को खरीदने के लिए मुझे 1 करोड़ रुपए रिक्वायर्ड है। मैंने आप लोगों को शेयर्स इश्यू करे और आप लोगों से 1 करोड़ रुपए ले लिया और मैं अपना बिजनेस स्टार्ट किया। कल को मेरे पास 20 लाख रुपए बच जाते हैं, मुझे उन पैसों की जरूरत नहीं है, तो मैं ये कर सकता हूं कि मैं आपको आपके पैसे वापस करूं और आपके शेयर्स आपसे वापस लेके रख लूं। तो ये जो शेयर्स मैं आपसे लेकर वापस रखूंगा दैट वुड बी द ट्रेजरी शेयर्स। तो अपने पास लिख लें थोड़ी सी डेफिनेशन। ट्रेजरी शेयर्स मींस, लिखे ना, ट्रेजरी शेयर्स मींस shares that are bought back. Treasury shares means shares, मैंने बोला नहीं है, तुमने पहले लिख लिया। Treasury shares means shares that are bought back by the company. Treasury shares means shares that are bought back by the company. कंपनी के पास टोटल 2000 का शेयर कैपिटल है, लेकिन उसमें से कंपनी ने 300 के दोबारा से बायबैक करके रखे हुए, यानी कि कंपनी के मार्केट में या शेयर होल्डर्स के पास कितने शेयर होल्डर शेयर्स पड़े हुए हैं? 1700। इश्यू ऑफ शेयर्स, न्यू शेयर्स फॉर कैश। फिर कंपनी ने 31 मई 2001 पे 1700 नए शेयर्स इश्यू किए, सॉरी 1700 नहीं, 800 नए शेयर्स इश्यू करे। तो कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना हो गया? 2500 शेयर्स। फिर 1 दिसंबर 2001 पे कंपनी ने दोबारा से ट्रेजरी शेयर्स रीपर्चेस किए, यानी कि दोबारा से अपने शेयर्स को रीपर्चेस करा, 250 शेयर्स रीपर्चेस करे। तो कंपनी का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना हो गया? 2250। और साल के आखिर में बैलेंस ये है कि टोटल 2800 शेयर्स हैं आपके, जिसमें से आपने 550 बायबैक किए हैं, यानी कि आउटस्टैंडिंग मार्केट में चल रहे हैं 2250। तो जरा इसका वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करते हैं खुद से। यहां तक कि सर बहुत आसान सा सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1। अब ईपीएस का नंबर जो आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, वो उन लोगों के लिए कैलकुलेट किया जा रहा है जिन लोगों ने कंपनी का शेयर खरीदा हुआ है। ईपीएस का नंबर उन लोगों के लिए कैलकुलेट किया जा रहा है जिन लोगों ने कंपनी का शेयर खरीदा हुआ है। कंपनी के पास टोटल 2000 शेयर्स हैं, लेकिन 300 तो कंपनी ने खुद ही रखे हुए हैं। तो मार्केट में कितने लोगों ने कंपनी के शेयर्स लिए हैं? 1700। तो हमें जो ईपीएस का नंबर कैलकुलेट करना है वो 2000 के पर्सपेक्टिव से नहीं, 1700 के पर्सपेक्टिव से खरीदना है, क्योंकि 300 लोगों को तो शेयर्स कंपनी ने इशू ही नहीं करे ना। ऐसा ही है। अब देखें, साल के शुरू में 1 जनवरी X1 पे कंपनी के 1700 शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे। फिर 31 मई पे कंपनी ने 800 शेयर्स मजीद इशू करे, तो कंपनी के पास 800 से ये शेयर कैपिटल बढ़कर 2500 नंबर ऑफ शेयर्स हो गया। फिर इसके बाद 1 दिसंबर पे कंपनी ने इन 2500 में से 250 मजीद रीपर्चेज कर लिए। 250 रीपर्चेज करने के बाद आपके पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस बच गया 2250, और साल के आखिर तक फिर आपके पास 2250 ही नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग रहे। ये आसान से मैंने टाइम टेबल बना लिया, टाइमलाइन बना लिया। अब अगर इसकी मैं कैलकुलेशन करूं, सर 1 जनवरी X1 पे कंपनी के पास 1700 शेयर्स थे, 31 मई X1 पे कंपनी ने 800 शेयर्स मजीद इश्यू करे, तो कंपनी का शेयर 2500 हो गया, शेयर नंबर ऑफ शेयर्स 2500 हो गए। कितने अरसे तक 1700 शेयर्स आउटस्टैंडिंग रहे? सर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीनों तक, यानी कि इनका वेट, सॉरी मई 31 में, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि इसका 5 महीनों का वेट 708.3। फिर 800 शेयर इश्यू करने के बाद टोटल शेयर कैपिटल कितना हो गया? 2500।
इसके बाद अगली बार चेंज कब आया सर? अगली बार चेंज आया 1 दिसंबर पे सर। 1 दिसंबर X1 पे कंपनी ने 250 शेयर्स को रिपर्चेस करा तो बैलेंस कितना रह गया? 2250। अब कितने अरसे तक 2500 शेयर्स आउटस्टैंडिंग या मार्केट में सर्कुलेट करते रहे? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीने तक। तो इन 2500 शेयर्स का 6 महीने का वेटेज 1250 और फिर 250 रिपर्चेस करने के बाद आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने? 2250। ये कितना अर्सा आउटस्टैंडिंग रहे? सिर्फ आखिरी दिसंबर का 1 महीना, तो मल्टीप्लाई बाय 1/2। तुम्हारे पास ये टोटल आ जाएगा 180। सर दिस इज योर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द ईयर। ये आपके पूरे साल का ऑन एन एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स का आउटस्टैंडिंग नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऊंचा तो बोले मार्क्स हटा के। ये हाँ बिल्कुल है। देखो साल के शुरू में 1700 थे, 31 मई पे कंपनी ने 800 मजीद इशू किए, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 31 मई तक 1700 थे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 5 महीने। फिर कंपनी ने आउटस्टैंडिंग 800 मजीद इशू करे तो 800 हो गए, सॉरी 2500 हो गए। कब तक 2500 रहे? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 महीने। 6 महीने। फिर कंपनी ने 2500 रिपर्चेज कर लिए तो आउटस्टैंडिंग कितने हैं? 2250। और ये 2250 कितना आउटस्टैंडिंग है? सिर्फ 1 महीने। सिंपल है। अच्छा इस सवाल में मुझे बेसिक ईपीएस का नंबर कैलकुलेट नहीं करना क्योंकि सवाल में मुझे प्रॉफिट का नंबर दिया हुआ ही नहीं है। सवाल में बेसिकली मुझे आपको सिर्फ वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स कैलकुलेट करना सिखाना था। क्या ये बात समझ आती है? अपने पास फ्रेश पेज पैडिंग डाले सर। पार्टली पेड शेयर्स, पार्टली पेड शेयर्स। सर पार्टली पेड शेयर्स का क्या मतलब है? देखें हमें मालूम है कि हमारी कंट्री में जनरली शेयर्स की पार वैल्यू कितनी होती है? 10 रुपए। पाकिस्तान में ये अलाउ नहीं है लेकिन दुनिया भर में ये पॉसिबल है कि एक कंपनी शेयर्स इशू करे। 10 रुपए का एक कंपनी ने शेयर इशू करा और कंपनी ने शेयर होल्डर से कहा कि हम आपको 10 रुपए का शेयर इशू कर रहे हैं लेकिन अभी आपको 10 रुपए नहीं देने। लेट्स से कि अभी आपको 1 जनवरी 2010 पे इस 10 रुपए का 70% 7 रुपए देने और रिमेनिंग 3 रुपए 2 साल के बाद 31 दिसंबर 2011 पे आपको रिमेनिंग 3 रुपए पे करने। तो जब तक ये मेरा शेयर 7 रुपए की पेमेंट रिसीव करके बैठा हुआ है ये शेयर कहलाया जा रहा होगा पार्टली पेड शेयर्स। पाकिस्तान में ये लीगली अलाउड नहीं है लेकिन दुनिया भर में ऐसा होता है कि कंपनी शेयर्स इशू करती है अगेंस्ट पार्ट पेमेंट। भाई हम जैसे कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह भी तो खरीदते हैं ना पाकिस्तान में, कि आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी, पार्ट पेमेंट अभी कर दी, पार्ट पेमेंट बाद में कर दी। इसी तरह दुनिया भर में ऐसा होता है कि कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है अगेंस्ट पार्ट पेमेंट, कि आज मैं एक शेयर इशू कर रहा हूँ 10 रुपए का, लेकिन मैंने शेयर होल्डर से कहा कि पूरे 10 रुपए में आज ना दें, आज हमें 7 रुपए दे दें, बाकी 3 रुपए 2 साल के बाद दे दीजिएगा। तो ये शेयर आपका सिंपली कहलाया जा रहा होगा पार्टली पेड शेयर्स। अगर पार्टली पेड शेयर्स इशू कर रही है कंपनी, अगर कंपनी पार्टली पेड शेयर्स इशू कर रही है तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में इनकी कैलकुलेशन उस हद तक ली जाएगी जिस हद तक ये शेयर्स डिविडेंड की इंटाइटलमेंट रखते हैं। पार्टली पेड शेयर्स का अगर कॉन्सेप्ट है और तुम्हें कैलकुलेट करना है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, तो वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स में इन शेयर्स को उतना वेट दिया जाएगा जितना ये शेयर डिविडेंड की इंटाइटलमेंट रखता है। सर क्या मतलब समझे नहीं? फॉर एग्जांपल कंपनी ने 1 जनवरी 2010 पे 1000 शेयर्स इशू करे पार्टली पे,
यानी कि आज आपने 1 जनवरी 2010 पे 7 रुपए देने, 2 साल के बाद आपने 3 रुपए देने। चूंकि आप 10 रुपए में से 70% पेमेंट कर रहे हो, चूंकि आप 10 रुपए में से 70% पेमेंट कर रहे हो, तो अगर किसी साल कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया तो वो डिविडेंड भी आपको पूरा नहीं मिलेगा, बल्कि डिविडेंड का 70% मिलेगा। और जब आपका शेयर फुली पेड हो जाए, जब आपने रिमेनिंग 3 रुपए भी दे दिए, तो फिर तो आप एक नॉर्मल शेयर होल्डर बन जाओगे, कंपनी जो भी डिविडेंड अनाउंस करेगी वो आपको पूरा पूरा मिल रहा हो। तो अगर कंपनी के पास पार्टली पेड शेयर्स आ रहा है, तो जितना पार्टली पेड शेयर होल्डर की डिविडेंड की इंटाइटलमेंट होगी ना, उतना ही इन नंबर ऑफ शेयर्स को वेटेज दी जा रही होगी। यानी कि अगर मैं तुमसे कहूं कि पहले साल इन 1000 शेयर्स का वेट कितना होगा, सर ये 1000 शेयर्स 70% वेटेड एवरेज 70% की इंटाइटलमेंट रखते हैं, तो इनका वेट भी कितना होगा सर, 70% से मल्टीप्लाई करके 700। बहुत आसान सी बात है सर। हमारे पास अगर मैं प्रेजेंटेशन में सबसे लास्ट प्रेजेंटेशन पे आऊं, सॉरी थर्ड लास्ट प्रेजेंटेशन पे, सर हमारे पास प्रेजेंटेशन में थर्ड क्लास प्रेजेंटेशन आ रही है, अदर कंसिडरेशन पार्टली पेड शेयर्स। मिल गया सबको? सही है। लास्ट लिखा है पॉइंट नंबर 1, वेयर ऑर्डिनरी शेयर्स आर इशूड बट नॉट फुली पेड। सबसे लास्ट प्रेजेंटेशन का बराबर में आके बैठ जाए ना उसके, तो फिर उसे नजर नहीं आएगा। Where ordinary shares are issued but not fully paid, they are treated in the calculation of basic earning per share as a fraction of ordinary share to the extent they were entitled to participate in dividend during the period relative to the fully paid ordinary shares. अगर कंपनी के कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो कि फुली पेड नहीं है, यानी कि पार्टली पेड है, तो ईपीएस की कैलकुलेशन में आपने उन शेयर्स का फ्रैक्शन लेना है, उतना जितना ये पार्टली पेड शेयर्स डिविडेंड में एंटाइटलमेंट रखता है। अब एक सवाल देखता हूं तो उसे और बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर मैं अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 पे आऊं, on 1st January 2005, question number 9, on 1st January 2005 an entity had 900 shares in issue. It issued 600 new shares on 1st September 2005. सबको सवाल तो मिल गया है ना? हैंडआउट है, हिजबुल्लाह दिखाए ना उसको हैंडआउट। On 1st January 2005, an entity had 900 shares in issue. It issued 600 new shares at 1st January 2005 at a subscription price of ₹4. At the date of issue, each shareholder paid ₹2, and the balance of ₹2 per share will be paid during the year 2005. कहता है कंपनी के 900 शेयर्स तो साल के शुरू में थे, कंपनी ने 600 मजीद शेयर्स इशू करे 1 सितंबर 2005 में, ₹4 की कंपनी ने सब्सक्रिप्शन प्राइस रखी है। कहते हैं डेट ऑफ इशू पे शेयर होल्डर ने ₹2 पे करे, बाकी ₹2 अगले साल 2006 में पे करना है। ईच पार्ट पेड शेयर्स विल बी एंटाइटल्ड टू डिविडेंड इन द प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ द इशू प्राइस अपॉन द शेयर। कह रहा है ये पार्टली पेड शेयर होल्डर की डिविडेंड की एंटाइटलमेंट कितनी होगी, जितना इन्होंने टोटल सब्सक्रिप्शन प्राइस में से पे किया, यानी कि इस एग्जांपल में 50%, ₹4 में से ₹2 पे किया, यानी कि 50% डिविडेंड एंटाइटलमेंट। एंड टोटल अर्निंग इन 2005 फॉर ₹24.75 मिलियन। कैलकुलेट बेसिक ईपीएस। सर जल्दी से खुद ही कैलकुलेट कर लें इसे। यहां देखिए सर, मैं सॉल्व करवा देता हूं, बहुत आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9, हमें इन्होंने बताया कि सबसे पहले 1 जनवरी 2005 पे आपके 900 शेयर्स तो थे। 1 जनवरी 2005 पे हमारे पास 900 नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स थे। ना करें तैमूर क्या ये। इसके बाद आपने 1 सितंबर 2005 में 600 शेयर्स इशू करे, लेकिन ये 600 शेयर्स पार्टली पेड थे।
और पार्टली पेड शेयर्स की डिविडेंड में एंटाइटलमेंट कितनी होगी कि जितना सब्सक्रिप्शन प्राइस में से इन्होंने पे किया है, यानी कि 1 सितंबर X5 पे कंपनी ने जो पार्टली पेड शेयर्स इशू किए, 300 शेयर्स इशू करे लेकिन इनकी डिविडेंड 600 शेयर्स इशू करे लेकिन इनकी डिविडेंड में एंटाइटलमेंट कितनी है आउट ऑफ पेमेंट आउट ऑफ टोटल सब्सक्रिप्शन प्राइस, यानी कि मेरे ख्याल में ये बनेगा 300। तो कंपनी का जो टोटल आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर्स बन जाएगा वो बन जाएगा 1200। अब 1 जनवरी से लेकर 1 सितंबर तक हमारे पास 900 शेयर्स थे, तो इसका वेट हो जाएगा 9/12। और 1 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का मतलब है सर 8/12 कर दें। छह सौ 400 1000 और बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करना है अगर हमने, तो हमारे पास प्रॉफिट एट्रिब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयरहोल्डर का प्रॉफिट दिया हुआ दैट इज 24750। कितना 1600 नहीं है, 1000 ही है। कर ले सर कॉपी अगर किसी ने सॉल्व नहीं किया। फ्रेश डालें, बोनस इशू या बोनस शेयर्स, बोनस इशू या बोनस शेयर्स। पहले तो बताएं सर बोनस शेयर्स क्या होता है। डिविडेंड नहीं देते थे लेकिन उसके बदले में बोनस शेयर्स देते थे, तो वो बोनस शेयर्स क्या है। एम्प्लॉय को जो देते वो बोनस शेयर्स नहीं होते, वो एम्प्लॉय शेयर्स स्कीम होती है। किसके सर अगर एक कंपनी डिविडेंड देना चाह रही है लेकिन उनके पास कैश नहीं है, अगर एक कंपनी डिविडेंड देना चाह रही है लेकिन उनके पास कैश नहीं है, तो कंपनी ये कर सकती है कि कंपनी बोनस डिविडेंड या बोनस शेयर्स दे दें। अभी बोनस डिविडेंड या बोनस शेयर्स का मतलब क्या है कि कंपनी अपने ही शेयर्स मजीद इशू कर दे अपने शेयर होल्डर को। फॉर एग्जांपल कि भाई आप 100 लोग हैं, आप 100 लोगों ने मेरी कंपनी में एक शेयर खरीदा हुआ है, साल के आखिर में मैंने कमाया लेकिन मेरे पास कैश पे करने के लिए नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है भाई। हो सकता है कि मैंने क्रेडिट सेल्स की हो सकता है मैंने इन्वेंट्रीज में इन्वेस्ट कर दिया हो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में इन्वेस्ट कर दिया, मेरे पास डिविडेंड देने के लिए कैश नहीं है, तो मैं ये कर सकता हूं कि अपने शेयर होल्डर को बोनस शेयर्स इशू कर दूं। मैं अपने शेयर होल्डर को बोनस शेयर्स इशू कर दूं, यानी कि अपनी ही कंपनी का फ्री में अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को डिविडेंड पे कर दूं। जब एक कंपनी नॉर्मल कैश डिविडेंड देती है, कंपनी एंट्री क्या बनाती है। अगर एक कंपनी नॉर्मल कैश डिविडेंड दे तो कंपनी की एंट्री बनाएगी। सर कंपनी अपनी अर्निंग्स को डेबिट कर रही होगी और कैश या डिविडेंड पेबल को क्रेडिट कर रही होगी, ऐसा ही है। और सर अगर एक कंपनी बोनस डिविडेंड दे तो फिर उसको क्या एंट्री बनानी चाहिए। जी सर डिविडेंड पेबल डेबिट, अगर एक कंपनी बोनस डिविडेंड दे रही है तो उसकी एंट्री क्या बनेगी सर। और डेबिट सर बोनस डिविडेंड देंगे तो एंट्री क्या बनाएंगे। आप तो पढ़ चुके हैं ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पुरानी स्कीम में था।
स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी पुरानी स्कीम में था और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में बोनस की एंट्री पढ़ी होगी आपने, तो बताएं जल्दी से बाकियों को कि आपको कितना अच्छा पढ़ाया मैंने। हमजा सर बोनस डिविडेंड की एंट्री बनती है रिटेन अर्निंग्स डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, जो उर्दू में बताया उसी की एंट्री बना रहा हूं। भाई तुम्हारे पास अर्निंग्स थी, तुमने उसे डिविडेंड देना था, कैश डिविडेंड देना था, तो अपनी अर्निंग्स को कम कर दिया और कैश डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तुम्हारे पास देने के लिए कैश नहीं है लेकिन तुम अपनी ही कंपनी के नए शेयर्स इशू कर देते हो, तो अब तुम्हारी अर्निंग्स डेबिट और शेयर कैपिटल तुम्हारा क्रेडिट हो रहा। क्या ये समझ आता है? अगर मैं ये वाला डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो मेरी कंपनी के पास से कुछ जा रहा है, यस कैश जा रहा है ना, कैश जा रहा है। तो इस केस में देयर इज आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस या चेंज ऑफ रिसोर्सेस। अगर एक कंपनी कैश डिविडेंड दे रही है तो कंपनी के पास जब आपने रिटेन अर्निंग्स को डेबिट और कैश को क्रेडिट किया तो कंपनी की एसेट्स कम हो रहे हैं, कंपनी की रिसोर्सेस कम हो रही है। इस केस में हमारे रिसोर्सेस में आउटफ्लो आ रहा है या इनफ्लो आ रहा है? इस केस में जब मैंने बोनस डिविडेंड दिया तो कंपनी की रिसोर्सेस में इंक्रीज आया डिक्रीज आया? सर कोई चेंज नहीं आया। भाई कंपनी ने रिटेन अर्निंग्स जो कि इक्विटी है डेबिट किया, कंपनी ने शेयर कैपिटल जो कि इक्विटी है क्रेडिट किया, तो कोई रिसोर्सेस में तो चेंज आया ही नहीं ना। अगर मेरे पास 5 लाख का कैश रखा हुआ है और 5 लाख से मैं इसे खरीद लेता हूं, मेरी कंपनी की रिसोर्सेज में क्या चेंज आएगा? मेरे पास 5 लाख रखा हुआ है, मैंने दुकान वाले को 5 लाख दिए, मेरे पास से 5 लाख गए और मैंने कैसे खरीद लिया, मेरी रिसोर्सेज में क्या चेंज आया? सर आपके रिसोर्स में कोई चेंज नहीं आया, ये चेंज ऑफ एसेट है। पहले आपके पास 5 लाख का कैश था, आपके पास 5 लाख का इसी है। इसी तरह अगर मैं बोनस डिविडेंड दे रहा हूं तो मेरी कंपनी की अंडरलाइंग रिसोर्सेज में कोई चीज नहीं आया, मैंने इक्विटी को डेबिट किया, इक्विटी को क्रेडिट कर दिया। क्या ही समझ आता है? मैं अब लेट्स से कि कंपनी है जिसका ईयर है 31 दिसंबर 2019, एक कंपनी है जिसका ईयर है 31 दिसंबर 2019। गौर से देखिएगा सर, कंपनी ने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट्रिब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कमाया लेट्स से 5 लाख रुपए, और कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स पूरे साल आउटस्टैंडिंग थे लेट्स से 1 लाख। कंपनी ने 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया और कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे पूरे साल 1 लाख रुपए। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इस साल की बेसिक ईपीएस कैलकुलेट करके दो, तो आप क्या करोगे? सर बेसिक ईपीएस इज इक्वल्स टू 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, यानी कि 5 रुपए पर शेयर। सही हो गया? फिर मैं आपसे कहूं कि कंपनी ने 1 जनवरी 2020 अगले साल के पहले दिन 1 जनवरी 2020 पे कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू किए 2:1। 2:1 का मतलब क्या है? या सिंपल रखना है इसको 1:1। इस 1:1 का क्या मतलब है सर? हर एक शेयर होल्डर को एक नया शेयर दिया जाएगा, हर एक शेयर होल्डर को एक नया शेयर दिया जाएगा। यानी कि मेरे पास 1 जनवरी 2020 पे 1 लाख शेयर्स ऑलरेडी थे, मैंने रिटेन अर्निंग्स डेबिट करी, शेयर कैपिटल क्रेडिट कर दिया, एग्जैक्ट 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स थी, तो मेरे पास बोनस इश्यू से 1 लाख शेयर्स और आ जाएंगे, तो मेरे पास टोटल कितने हो जाएंगे? 2 लाख शेयर्स। और ये काम मैंने कब किया है? 1 जनवरी ईयर 2021 के स्टार्ट पे। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस साल का वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करें, तो आप क्या करेंगे? सर इसी पे आप 12/12 का फैक्टर लगा दें, ऐसा ही होगा ना। और इस साल लेट से 2020 में कंपनी ने प्रॉफिट उतना ही कमाया है जितना पिछले साल कमाया था, 5 लाख। तो बेसिक ईपीएस कितनी आने की?
सर 5 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख यानी कि 2.5। क्या ऐसा ही होना चाहिए? लेकिन अब बात करते हैं कि हमने ये ईपीएस का स्टैंडर्ड या आईएसबी ने ईपीएस का स्टैंडर्ड बनाया क्यों? सर आईएसबी ने अर्निंग पर शेयर आईएसडी का स्टैंडर्ड इसलिए बनाया कि एक इन्वेस्टर इस ईपीएस के नंबर को देखकर ये डिसाइड करे कि ये कंपनी एक शेयर को कितना कमा के दे रही है। एक कंपनी ने पिछले साल कितना कमा के दिया था, इस साल कितना कमा के दिया। एक ये कंपनी कितना कमा के दे रही है, दूसरी कंपनी कितना कमा के दे रही है। ईपीएस का नंबर क्या है? सर ईपीएस का नंबर हर कंपनी के एक शेयर होल्डर की अर्निंग का नंबर है। तो ईपीएस के नंबर से मैं क्या डिसीजन ले सकता हूं, क्या कंपैरिजन कर सकता हूं कि यार एक कंपनी मुझे इस साल कितना कमा के दे रही है, इसको अगर मैं पास्ट ईयर की ईपीएस से कंपेयर करूं तो मैं कंक्लूड करूंगा कि पहले इतना कमा के दिया था, अब इतना कम या इतना ज्यादा कमा के दिया है। इससे अगर मैं दूसरी कंपनी के ईपीएस से कंपेयर करूं तो मैं कंक्लूड करूंगा यार वो वाली कंपनी इतना कमा के दे रही है, ये वाली कंपनी इतना कमा के दे रही है। यही पर्पस होगा। लेकिन अगर मैं एक शेयर होल्डर के सामने ये नंबर्स रख दूं कि 2019 में ईपीएस थी 5 रुपए और 2020 में ईपीएस है 2.5 रुपए, तो शेयर होल्डर क्या बोलेगा कि कंपनी ने बुरी परफॉर्मेंस की है। पिछले साल तो 5 रुपए कमा के दिए थे, इस साल कितना कमा के दिया है? 2.5 रुपए। जबकि आपको मालूम है कि फैक्ट्स ये है ही नहीं। कंपनी ने पहले भी 5 लाख रुपए कमाए थे, कंपनी ने अभी भी 5 लाख रुपए कमाए। इस 5 रुपए के और 2.5 रुपए के नंबर को देखकर क्या कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है कि यार कंपनी की परफॉर्मेंस खराब हुई है। अगर कोई बंदा सिर्फ ईपीएस के नंबर को देखे तो कहेगा कि यार 19 में 5 रुपए पर शेयर था, आज 2.5 रुपए पर शेयर हुआ, यानी कि कंपनी ने गलत किया, कंपनी ने हमें नुकसान दिया। पहले अच्छा कमा के दे रही थी, बुरा कमा के दे रही है। लेकिन एक्चुअल फैक्ट्स तो ये है ही नहीं ना। एक्चुअल फैक्ट्स ये है, पहले भी 5 लाख रुपए कमा के दिया था और अभी भी 5 लाख रुपए ही कमा के दिया है। क्या ये समझ आता है? मैं यानी कि अगर मैंने एपीएस इस तरीके से कैलकुलेट कर ली तो आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पर्पस था ना कि उसके यूजर्स के लिए यूजर फ्रेंडली बनाना, वो पर्पस ही अचीव ना हुआ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इन ईपीएस के नंबर्स को देखकर आपका यूजर मिसगाइड हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पे एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब हमें यहाँ पर एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट क्या होगी कि सर हम एक बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। हम एक बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट होगा ये? नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बोनस इशू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर बोनस इशू। कुछ भी कॉपी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके पास कॉपी हुआ है, लिखा हुआ ऑलरेडी। आपने एक बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट करना है कि बोनस शेयर्स के बाद कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे डिवाइडेड बाय बोनस शेयर्स से पहले कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे। वो कितना आएगा? सर बोनस शेयर्स के बाद नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख थे, बोनस शेयर्स से पहले कितने थे? 1 लाख। तो बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर कितना आ गया? 2 का। अब ये जो 2 रुपए का फैक्टर है ना, या तो लास्ट ईयर की ईपीएस से कर दे मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड, एक तरीका ये हो सकता है। या फिर लास्ट ईयर के जो आपने वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करे ना, इससे आप इसको कर दे मल्टीप्लाई। क्या मतलब सर समझे नहीं? यहां देखिए पहले ये वाला काम करते हैं भाई। इस एग्जांपल में मेरे पास पिछले साल मैंने 5 रुपए की ईपीएस कैलकुलेट की थी, बोनस इशू के बाद इस साल मैंने ईपीएस कैलकुलेट की 2.5 रुपए की। मैंने एक बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट करा 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख 2 रुपए का। मैं क्या करूं कि पिछले साल की ईपीएस में जाऊं। मैंने कहा पिछले साल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? लाख। मैं इस लाख के नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो जाएगा? 2 लाख। यानी कि लास्ट ईयर की ईपीएस में अब वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितना आएगा? 2 लाख। और लास्ट ईयर की ईपीएस चेंज होगी, कितनी हो जाएगी? 2.5। तो अब क्या मेरा पर्पस अचीव हुआ? यस। अब शेयर होल्डर अगर देखेगा कि यार पिछले साल भी 2.5 रुपए कमा के दिया था, इस साल भी 2.5 रुपए कमा के दिए, और ये फैक्ट भी है, कंपनी का पिछले साल भी प्रॉफिट 5 लाख रुपए था, इस साल भी कंपनी का प्रॉफिट 5 लाख रुपए।
या आप दूसरा शॉर्टकट तरीका ये कर सकते हो कि अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ 5 लिखा था, पिछले साल की ईपीएस कितनी थी 5, आप इस 5 को 2 से डिवाइड कर दो तो आपके पास डायरेक्ट ये 2.5 का एडजस्टेड ईपीएस का नंबर आ जाएगा। क्या ये समझ आता है? मैं अब इसकी थोड़ी क्यों सर ये गलत नहीं है, क्योंकि 2020 में कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ गया। देखिए आप ईपीएस के नंबर के थ्रू कंपनी के शेयर को क्या बता रहे हो कि भाई जितने का हमारा शेयर चल रहा है वो पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करो, हम आपको 5 रुपए कमा के देंगे। फिर आपने बोनस शेयर इशू कर दिए। बोनस शेयर इशू करने से कंपनी की रिसोर्सेज में कोई चेंज नहीं आया। पहले भी कंपनी की रिसोर्सेज जो थी, बोनस शेयर्स की एंट्री के बाद भी कंपनी की रिसोर्सेज वही रह रही है, सिर्फ कंपनी के शेयर्स की वैल्यू डाइल्यूट हो रही है। सिर्फ कंपनी के शेयर्स की वैल्यू डाइल्यूट हो रही है। भाई फॉर एग्जांपल कि मैंने ये एक एसी खरीदा 5 लाख रुपए का और मैंने 5 पेपर्स मंगवाए। मैंने कहा हर बंदा इस पेपर का 20% का ओनर है। तो जिस बंदे के पास ये पीस ऑफ पेपर है वो इस एसी की वैल्यू का 20% यानी कि 1 लाख रुपए का ओनर है। फिर मैं हर बंदे के पेपर के 2 टुकड़े कर दूं कि अब तुम्हारे पास 10% है, तो अल्टीमेटली तो अभी भी तुम्हारा जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो लाख रुपए का ही है ना। बोनस शेयर से इसमें कंपनी की शेयर कैपिटल की वैल्यू डाइल्यूट हुई है, कोई रिसोर्सेज में कोई इंक्रीज या डिक्रीज थोड़ी आया है। तो जब कंपनी की रिसोर्सेज में कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आया तो अर्निंग में कहां से चेंज आ जाए? और अगर अर्निंग के नंबर को मैं नए नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करूं और फिर उससे कंपेयर करूं पिछले साल की ईपीएस से, तो ऑब्वियसली की बात है कि मैं मिसगाइड ही हो रहा हूँ। क्या ये बात समझ आती है? मैं सर कंपनी जो डिविडेंड दे रही थी, कंपनी ने वो कैश डिविडेंड नहीं दिया। अगर कंपनी डिविडेंड देती तो कंपनी के रिसोर्सेज कम होते ना। कंपनी ने तो वो डिविडेंड दिया ही नहीं, कंपनी रिसोर्सेज तो अनचेंज है। अच्छा अगर लेट्स से सुनिएगा, एक बात आप लोगों के जहन में आनी चाहिए थी कि यार कोई कंपनी बोनस डिविडेंड देगी क्यों जब इसकी कोई अफेक्ट ही नहीं है। एक तरीके से सिर्फ धोखा है, बोनस डिविडेंड इज जस्ट अ धोखा। एक लेवल आएगा जब मैं अभी तो वो नहीं समझ आएगा, लेकिन एक लेवल पे मैं आपको इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से भी समझाऊंगा आने वाले वक्तों में कि इन्वेस्टर को बोनस डिविडेंड का क्या फायदा होगा। इन्वेस्टर को भी बोनस डिविडेंड का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसने कुछ कमाया है, वो कुछ लेके ही नहीं जा रहा। ये सिर्फ मैंने कंपनी ने अपने शेयर्स की पीसेस कर दिए और कुछ भी नहीं किया। कंपनी ने अपने शेयर्स की पीसेस कर दिए और कुछ भी नहीं किया। अब सवाल ये कि ये काम कंपनी करेगी क्यों? ये काम कंपनी करेगी क्यों? सर ये काम इसलिए किया जाता है कि जितनी कम वैल्यू का शेयर्स होता है ना, वो इतना मार्केट में इजीली ट्रेड हो सकता है। भाई मेरान गाड़ी की सेल परचेज ज्यादा होती होगी मार्केट में या एक्वा की सेल परचेज ज्यादा होती होगी? ऑब्वियसली बात है कि मेरान की, क्योंकि जितनी गाड़ी की वैल्यू कम है इतना लोगों का परचेजिंग पावर उसको बाय करने के लिए है। अब अगर एक शेयर हैवी वैल्यू का है और उसको बाय करने के लिए इन्वेस्टेड ही नहीं है तो वो ट्रेडिंग ही नहीं कर रहे होंगे। तो हम शेयर्स की पीसेस इसलिए कर रहे होते हैं ताकि उसको हम लोगों की परचेजिंग पावर तक पहुंचा सके, लोग उसमें ट्रांजेक्शन बाय सेल ट्रेडिंग वगैरह कर सके। अदरवाइज कंपनी के पर्सपेक्टिव से भी और शेयर होल्डर के पर्सपेक्टिव से भी बोनस डिविडेंड का कोई इंपैक्ट ही नहीं है, क्योंकि बोनस डिविडेंड में कोई रिसोर्सेज ना इंक्रीज हो रही होती ना डिक्रीज हो रही होती। क्या ये बातें समझ आ रही है थोड़ी बहुत? सर नमाज पढ़ लेते हैं हम। 1:30 और कोशिश करिएगा कि 1:40 मैक्सिमम 1:45 तक आ जाइएगा। मुझे इसका सवाल करवाना है, वरना पूरे दिन रात परेशान होंगे अगली क्लास से पहले कि ये अकाउंट फॉर कैसे करना है। या देखिए सर हमारे पास थोड़ा लिमिटेड टाइम है तो हम लेकिन कुछ चीजें थियोरेटिकली कवर करते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसके ऊपर मल्टीपल प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख रहे होंगे तो हमें इंशाल्लाह ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ आएगी। अगर आप अपने पास प्रेजेंटेशन वाले एरिया में हो, अगर आप अपने पास प्रेजेंटेशन वाले एरिया में हो तो हमारे पास एक हेडिंग आ रही है, चौथी पांचवी प्रेजेंटेशन है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। मिल गया? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आउटस्टैंडिंग ड्यूरिंग द पीरियड। इसी की नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आता हूं, पेज नंबर 6 आई गेस। देयर माइट बी वेरियस इवेंट्स अफेक्टिंग द नंबर ऑफ शेयर्स। सबको पता है मैं कहां रीड कर रहा हूं? मिल गया सबको?
there might be an event affecting the number of shares outstanding during the period and we would classify them in two groups. देखिए मल्टीपल इवेंट्स हो रहे होंगे जिसकी बेसिस पे हमारा नंबर ऑफ शेयर्स, हमारा नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का नंबर या तो बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा. इसको हमने दो कैटेगरीज में पहले ब्रॉडली क्लासिफाई किया है. वन इज विदाउट कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन रिसोर्सेज एंड द अदर इज विद कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन रिसोर्सेज. ड्यूरिंग द ईयर एक कंपनी की जिंदगी में मल्टीपल ऐसे इवेंट्स होंगे जिससे हमारे नंबर ऑफ शेयर्स या तो बढ़ेंगे या कम हो रहे होंगे. फॉर एग्जांपल कि अभी जो मैंने क्लास के स्टार्ट में एक सवाल देखा जिसमें मैं नए शेयर्स इश्यू कर रहा था, उसमें मेरे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे थे. जिसमें मैं ट्रेजरी शेयर्स बाय कर रहा था उसमें मेरे नंबर ऑफ शेयर्स कम हो रहे थे. तो ये एक ऐसा इवेंट था जिसमें मेरे नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज हो रहे, नंबर ऑफ शेयर्स डिक्रीज हो रहे. और अभी जो मैंने बोनस का तुम्हें केस समझाया, बोनस में भी ऐसा ही हो रहा है कि हमारे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे हैं. इनको हमने ब्रॉडली दो हिस्सों में क्लासिफाई करना है. नंबर वन इज विद इंक्रीज या विद चेंज इन रिसोर्सेज एंड द सेकंड इज विदाउट कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन रिसोर्सेज. अब इन दोनों का मेजर डिफरेंस क्या है? इसमें बहुत सारे इवेंट्स हैं, एक एक करके मैं एक एक क्लास में एक एक इवेंट को डिस्कस करूंगा, लेकिन इन दोनों का ब्रॉड डिफरेंस क्या है, बेसिक फर्क क्या है? सर अगर आपके नंबर ऑफ शेयर्स में इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है जिसके नतीजे में कंपनी की रिसोर्सेज में कोई चेंज आ रहा है. फॉर एग्जांपल जब मैंने नए शेयर्स इश्यू किए थे अगेंस्ट कैश, जब मैंने पहले सवाल में या लास्ट क्लास के सवाल में नए शेयर्स इश्यू किए थे अगेंस्ट कैश, तो मैंने अपने पास एंट्री क्या बनाई होगी? कैश डेबिट, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम क्रेडिट. तो यहां मेरा शेयर कैपिटल बढ़ा लेकिन साथ साथ मेरे कैश का एसेट भी तो बढ़ा. अगर मैं किसी शेयर होल्डर को नए शेयर इश्यू करता हूं तो मैं एंट्री क्या बनाता हूं? कैश डेबिट, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम क्रेडिट. अब यहां पे तुम्हारे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ रहे हैं लेकिन साथ साथ कंपनी की रिसोर्सेज भी तो बढ़ रही हैं. और इसी तरह अगर मैं कंपनी से शेयर्स बायबैक कर लेता हूं, मैं आप लोगों से शेयर्स खरीद लेता हूं, तो मैं एंट्री क्या बना रहा हूँ? शेयर कैपिटल डेबिट, कैश क्रेडिट. अब यहां मेरे नंबर ऑफ शेयर्स कम हो रहे हैं तो मेरा कैश भी तो जा रहा है, मेरा एसेट भी तो कम हो रहा है. तो इसको मैं कहूंगा these are the changes in number of shares with corresponding change in resources of the company. इसी के कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं बोनस की, बोनस में मैंने सिंपल एंट्री क्या बनाई? रिटेन अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट. क्या मेरी कंपनी के रिसोर्सेज में कोई चेंज आया? नहीं. इसको हम कहेंगे चेंज इन नंबर ऑफ शेयर्स विदाउट कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी. इसमें और भी एग्जांपल्स हैं लेकिन वो मैं अभी नहीं, वो वक्त के साथ साथ अनकवर करूंगा. आगे आते हैं सर. नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे तो हमारे पास आ रहा है चेंज इन नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स विदाउट कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन रिसोर्सेज, जिसमें 3 बुलेट लिखे हैं. मिल गया? कहता है देयर आर इवेंट्स इन विच देयर इज अ चेंज इन नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स विदाउट द कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन रिसोर्सेज. इन दीज सर्कमस्टांसेस it is necessary to make adjustment to the EPS reported in prior year so that current year and prior period EPS figures become comparable. कह रहा है जब कोई ऐसा इवेंट होगा ना कंपनी की जिंदगी में, जब कोई ऐसा इवेंट होगा ना कंपनी की जिंदगी में जिसकी वजह से नंबर ऑफ शेयर्स तो कम या ज्यादा हो रहे हैं लेकिन कंपनी के रिसोर्सेज में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इस केस में आपको एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी पिछले सालों की ईपीएस में. और ये एडजस्टमेंट करनी क्यों पड़ेगी? ताकि आपकी ईपीएस कंपेरेबल हो. जब मैंने आपको एग्जांपल करवाई, अगर ये 5 को मैं 2.5 से कंपेयर करूं तो ये तो कंपेरेबल ही नहीं है ना. एक ही रिसोर्स पहले 1 लाख शेयर होल्डर में ड्यूटी हुई थी तो 5 रुपए लग रहा था. एक ही रिसोर्स अब 2 लाख शेयर होल्डर में ड्यूटी हुई है तो वो 2.5 लाख का नंबर प्रोड्यूस कर रही है, तो ये तो कंपेरेबल ही नहीं था ना. तो मैंने कंपेरेबल बनाने के लिए क्या किया कि हमने पिछले साल की ईपीएस में एक एडजस्टमेंट फैक्टर मल्टीप्लाई किया ताकि मैं ईपीएस को कंपेरेबल दिखा सकूं. और ये फैक्ट भी है भाई, कंपनी की परफॉर्मेंस पहले भी 5 लाख रुपए का प्रॉफिट थी, अब भी 5 लाख रुपए का प्रॉफिट है. ये तो हमने एक अलग काम किया कि हमने नंबर ऑफ शेयर्स के मजीद डबल टुकड़े कर दिए, इससे अल्टीमेट कंपनी की परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं आया. फिर कहता है this is achieved by adjusting the number of shares outstanding before the event, proportionate change in the number of shares outstanding as if the event had occurred at the beginning of the earliest period reported. में थोड़ी मुश्किल से अंग्रेजी लिखी है लेकिन ये आसान उर्दू में ये कह रहा है कि आपके अगर ऐसा कोई इवेंट हो रहा है जिसमें नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हो रहा है विदाउट चेंज इन रिसोर्सेज, तो आपने इनको पिछले सालों में या पिछले पीरियड्स में जाके भी इनकॉर्पोरेट करना है बाय कैलकुलेटिंग दिस बोनस फैक्टर.
आगे बढ़ता हूं, ये इतना अच्छा समझ नहीं आएगा क्योंकि बड़ी मुश्किल से अंग्रेजी है, लेकिन ये बहुत आसान और न्यूमेरिकली तुम देखोगे तो बहुत आसान सी बात है। सर हमारे पास पहला इवेंट है बोनस इश्यू, जो मैंने डिस्कस किया। बोनस इश्यू होता क्या है? द एंटिटी पे द डिविडेंड टू इट्स शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ न्यू शेयर्स इंस्टेड ऑफ कैश फॉर नो एडिशनल कंसिडरेशन। कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ही मजीद शेयर्स इश्यू कर दे, दिस इज बोनस शेयर्स। कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही मजीद शेयर्स इश्यू कर दे विदाउट एडिशनल कैश, तो ये बोनस शेयर्स है। इसी तरह एक इवेंट होगा हमारे पास शेयर स्प्लिट और शेयर कंसोलिडेशन का, लेकिन ये मैं बोनस के सवालों के बाद आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर हम अगली स्लाइड पर आए, चेंज इन ऑर्डिनरी नंबर ऑफ शेयर्स विदाउट कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन रिसोर्सेज। जरा ये स्लाइड को आप रीड करते खुद से। सबको पता है कौन सी वाली बात रीड करनी है? आपके पास हेडिंग आ रही होगी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स ड्यूरिंग द पीरियड, फिर सब हेडिंग में चेंज इन नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स विदाउट कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन रिसोर्सेज, फिर उसमें दो सब बुलेट आ रहे होंगे। पहले वाले सब बुलेट में एक फॉर्मूला और दो डब्बे बने हुए होंगे। मिल गया? जो चली गई होगी उसमें नहीं। जब हम करंट ईयर के नंबर रिपोर्ट कर रहे होते हैं तो उसमें कंपैरेटिव भी दिखा रहे होते हैं। हम 2 साल हम अकाउंट बनाते हैं तो सिर्फ करंट ईयर नहीं, प्रायर ईयर के नंबर भी दिखाते हैं। तो उन प्रायर ईयर के नंबर्स में हम रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट कर रहे हैं। सर मैं रीड कर देता हूँ, लिमिटेड टाइम की वजह से मैं इस पे कोई सवाल तो नहीं देख सकेंगे, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इस पे सवाल देखेंगे। कहता है व्हेन देयर इज अ बोनस इशू IAS 33 required retrospective adjustment to the weighted average number of shares for both basic and diluted EPS. IAS 33 calls such an adjustment a bonus factor and it is calculated using the following formula. Bonus factor का formula क्या है? Number of shares after bonus issue divided by number of shares before bonus issue. अब करंट ईयर और लास्ट ईयर की EPS में करना क्या है? सर पहले मैं लास्ट ईयर की EPS में कहता हूं, to calculate prior year EPS either multiply the prior year weighted average number of shares by the bonus factor, या तो पिछले साल के जो आपके पास weighted average number of shares थे ना, उन्हीं को इस बोनस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका EPS सही हो जाएगा। या दूसरा तरीका क्या है? डिवाइड प्रायर ईयर EPS विद द बोनस फैक्टर। जो पिछले साल की आपने EPS कैलकुलेट की हुई है ना, हमारे एग्जांपल में 5 थी, उसी को आप बोनस फैक्टर से डिवाइड कर दो तो आपके पास सिंपली पिछले साल का एडजस्टेड EPS कैलकुलेट हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ आ रही है? हमें करंट ईयर वाली बात में भी डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि वो मैंने एक्सप्लेन ही नहीं की थी और हमारी क्लास का टाइम भी पूरा हो गया है। तो आज की क्लास को हम इधर रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इस बोनस वाले हिस्से को दोबारा से रिकैप करवाएंगे और उसके ऊपर फिर हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख रहे होंगे। जिन लोगों के पास हैंडआउट नहीं, इंशाल्लाह उनको नेक्स्ट क्लास में हैंडआउट में मिल जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।